हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना लास्ट जो हमारे प्रिंसिपल्स रह गए थे 3 से 4, आज उनको करने वाले हैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। एक तो ये ऐसे हैं जो सिंगल नहीं है, सबके साथ देखो यहाँ पे भी एंड लगा हुआ है, यहाँ पे भी सबके साथ 2 ज्वाइंट हैं प्रिंसिपल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े भी हैं आपकी बुक में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि क्या आज हमने सीखना है, मेन हमारे कौन से प्रिंसिपल्स है। देखो, पहला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी जो सेंट्रलाइज्ड वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक आधी बार शायद आपने सुना हो, बट पता नहीं होता है कि ये है क्या। देखो, आप सबके घर में मतलब बहुत सारी जगहों पे आपने एसी लगे हुए देखे होंगे। एक तो बेटा एसी होते हैं जो आपके ऐसे नॉर्मल लगे होते हैं, स्प्लिट वाले हो गए या विंडो वाले हो गए, जो भी हो गए। एक आप जब मेट्रो में जाते हो या फिर किसी सिनेमा हॉल जा रहे हो, किसी लॉन्ज में जा रहे हो, बैंक्वेट हॉल में जाते हो, तो वहाँ पे ऐसे स्प्लिट एसी, कभी कभी स्प्लिट एसी लगे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, दीवार में ऐसे छोटी सी लाइन जा रही होती है चारों तरफ, पूरा हॉल के चारों तरफ जा रही होती है और यहाँ से एसी की हवा आ रही होती है। इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रलाइज्ड एसी। या एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी होता है कि जब आप एक ही कंप्यूटर से अपने सारे ऑफिस के कंप्यूटर को मैनेज कर पाते हो। जैसे जो बैंक मैनेजर होता है, उसका जो पीसी होता है, जो भी उसका सेटअप सिस्टम होता है, वो उस सिस्टम से ही सारे जितने भी दूसरे जो लोग बैठे होते हैं, एम्प्लॉय बैठे होते हैं मैनेजर के, उनका भी लॉगिन कर सकता है सिस्टम में। तो वो होता है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो वहीं से ये वर्ड आया है, वहीं से ये प्रिंसिपल बना है। देखो, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले हम सेंट्रलाइजेशन का मतलब सीखेंगे, फिर डिसेंट्रलाइजेशन का। द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल या फिर फ्यू हैंड्स, ये 2 वर्ड्स आ सकते हैं आपके। इसका मतलब है अगर पावर सिर्फ टॉप लेवल पे, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पावर से डिसीजन मेकिंग पावर लेना, या फिर कुछ हाथों के पास ही आपकी पावर है, सारी जो पावर है कुछ हाथों में। अब इसमें क्या होता है, एक ही रिमोट होता है, एक ही रिमोट से सारे एरिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा, सारे एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक ही रिमोट में सबकी पावर है, सारे एरिया को वो कम कर सकता है, टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। तो वैसे ही अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर है डिसीजन लेने की, वो सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में है या कुछ चुने गिने बंदों के हाथ में, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एसी लगे हुए, मान लो ऐसा नहीं लगा हुआ, ये हॉल है, एक एसी यहाँ है, एक यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, और सबके अलग अलग फिर रिमोट होंगे, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपने पावर को बांट दिया, अगर सिर्फ इस एरिया का एसी कम करना है, टेम्परेचर कम करना है, तो यहाँ का रिमोट लगेगा, इस एरिया करना है तो यहाँ का रिमोट लगेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, टॉप, मिडल और अपना लोअर लेवल। अगर सारी पावर टॉप लेवल के पास है तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। अगर पावर बांट दी गई, कुछ पावर मिडिल लेवल को दे दी, कुछ पावर लोअर लेवल को दे दी, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और मोस्टली डिसेंट्रलाइजेशन ही होता है बैंक्स में भी, जाओ अपने स्कूल में भी देखो, प्रिंसिपल के पास कुछ पावर है, कुछ पावर टीचर के पास है, फिर कुछ पावर मॉनिटर को बांट रखी है, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वहां ज्यादा सही है जहां पे छोटा सा बिजनेस है कि एक ही दुकान है, मालिक है और 1-2 नौकर रखे हुए हैं, तो वहाँ तो सारे डिसीजन मालिक ही लेगा। लेकिन बड़ा बिजनेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहाँ पे एक मालिक 50 ब्रांच नहीं संभाल सकता, तो उन्होंने हर ब्रांच को एक पावर बांट दी होती है, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट में हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चे सेंट्रलाइजेशन और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर करवाऊंगा आपको कि कौन से वर्ड्स है, कौन सी केस स्टडी के वर्ड्स से आपको पता लग रहा है कि अंदर सेंट्रलाइजेशन वाला है या अथॉरिटी वाला, क्योंकि इसमें भी पावर की बात करता है, इसमें भी पावर की ही बात करता है। अब देखो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आपने सुना होगा, रिस्पॉन्सिबल तो आप लोग पता ही है कितने हो। अब यहाँ देखो, पहले अथॉरिटी की डेफिनेशन, अथॉरिटी इज द राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर इन हिज टू हिज सबऑर्डिनेट। यहाँ पे भी वर्ड आया था अथॉरिटी, इसलिए बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे अथॉरिटी का मीनिंग बता रहा है कि अथॉरिटी होती क्या है। क्या होता है, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, जब उसके पास ये पावर है कि वो किसी को कमांड कर पा रहा है, ऑर्डर दे पा रहा है, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मतलब लायबिलिटी भी लिख सकते हो, टू कैरी आउट एन असाइंड जॉब। किसी पर्सन को जब कोई काम मिला है, सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर ने काम दिया है, उस काम को टाइम पर करना, सही तरीके से करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हाँ भाई, जो भी हमें टास्क दिया गया उसे टाइम से करे और सही तरीके से करे। अब हेनरी फ्यूल ने क्या बोला, उसने बोला देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो या किसी को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उसने ही उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। देखो, इसको ऐसे समझो, बुक का एग्जाम्पल ही आपका कि एक पर्सन है एक्स, मिस्टर एक्स है, उसको अगर आपने ऑर्डर दिया
कि आपको एक दिन में 100 यूनिट बनानी है, एक दिन में 100 यूनिट बना के देनी है आपने कंप्लीट करके, तो उसके पास इतनी अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि इस 100 यूनिट को पूरी करने के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़े, जो उसके पावर के अंडर है वो ले सके। मान लो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, 100 यूनिट में से 80 यूनिट बन गई थी, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब उसको रॉ मटेरियल मंगवाना था परचेज डिपार्टमेंट से, लेकिन आपने इसको अथॉरिटी नहीं दी। अब ये आपको कॉल करेगा, हो सकता है इसके ऊपर 1-2 और मैनेजर हो, तो जब तक ये कॉल करेगा आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा तब तक हो सकता है टाइम निकल जाए, फिर वो कंप्लीट होगा नहीं टास्क, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर किसी पर्सन को आपने कोई भी टास्क दिया है, अब उस टास्क को पूरा करने से रिलेटेड आपने अथॉरिटी उसको नहीं दी, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। मान लो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, अब वो टीचर सिर्फ आपको अकाउंट्स पढ़ाता है या आप मान लेते हैं BST पढ़ाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी सिर्फ अपने सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए होगा, ना कि सारे सब्जेक्ट के लिए। तो ये होता है यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए हमेशा ना। अगर किसी को आप ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे वो भी खराब है, क्योंकि फिर वो उसका मिसयूज करेगा। ना ज़्यादा होनी चाहिए अथॉरिटी, ना कम होनी चाहिए, हमेशा दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कम होगी फिर वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका एक और प्रिंसिपल। अब आते हैं स्केलर चेन पे। अब स्केलर चेन क्या होता है, उसमें आपके सबकी बुक में एक ऐसा डायग्राम बना होगा। ये प्रिंसिपल ये बोलता है इट रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन। एक फॉर्मल होती है कि इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल मतलब बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन की लाइन है, एक जिसमें एक सिस्टम चल रहा है कि कौन किसका सीनियर है, सबऑर्डिनेट है, उसका एक रिलेशन है। जैसे आप इंग्लिश में फॉर्मल लेटर लिखते हो और इनफॉर्मल लेटर लिखते हो। फॉर्मल लेटर किस लिए होता है, जब मैं कहीं जॉब करता हूँ, मैं अपने बॉस को लिख रहा हूँ। इनफॉर्मल होता है अपने दोस्त को लिख दिया, भाई को लिख दिया, वो होता है इनफॉर्मल। तो एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हायर टू लोअर। हमेशा देखो हमने पढ़ा था कि एक कंपनी में बहुत सारे मैनेजर होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल में भी एक्चुअली में बहुत सारे लेवल होते हैं कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, फिर सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल। तो इनके बीच में एक अथॉरिटी की लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो E है डायरेक्टली A के पास पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। E को अपने सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा, D को अपने सुपीरियर, B को अपने पास, फिर A को अपने सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा। तो ये होता है स्केलर चेन, जहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। आगे क्या लिखा है, स्केलर चेन सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ मान लो या नीचे से ऊपर। अथॉरिटी है तो हमेशा ऊपर से नीचे। अथॉरिटी हमेशा याद रखना है, आगे भी आएगा, ऊपर से नीचे क्यों आती है, क्योंकि ऊपर वाला पर्सन नीचे वाले को पावर देगा। अब आगे क्या है, टॉप टू बॉटम लिंकिंग मैनेजर्स एट ऑल लेवल। ये सारे मान लो एक मैनेजर्स हैं अलग अलग लेवल्स के, तो इनको आपस में लिंक कर रहा है। इसने बोला कि मैंने तेरे को ये काम दिया है, तूने टाइम पे करके देना, फिर इसने कुछ पावर अपने C को दे दी, उसे वो काम दे दिया, टास्क दे दिया थोड़ा सा, तो ये एक लिंक बना हुआ है उनके बीच में। अब क्या होता है, इसके अंदर कभी कभी कम्युनिकेशन होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, डिले होता है। कोई अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है E ने A को, तो वो क्या करेगा, E पहले D को देगा, D C को देगा, C B को देगा। अगर इसमें से एक भी बिजी है, ये एक भी डिले हो गया, तो इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल तक पहुंच नहीं पाएगी। और हमने पढ़ा था कि टॉप लेवल ही सारे डिसीजन लेते हैं मोस्टली। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हेनरी फ्योल ने एक और प्रिंसिपल बताया, गैंग प्लैंक। ये क्या होता है, इन केस अगर गैंग प्लैंक की पहले डेफिनेशन देखो, मतलब डेफिनेशन तो इसकी कोई है नहीं स्पेसिफिकली, ये एक एक्सेप्शन है किसकी, स्केलर चेन की। यहाँ से आपका MCQ आ जाएगा, तो याद रखना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर D को किसी और डिपार्टमेंट, मतलब D को ना बड़ा ऑर्डर मिला, सेल्स का बहुत बड़ा ऑर्डर, ये मान लेते हैं हम पूरा सेल्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब सेल A को एक जो भी E था उसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये ऑर्डर टाइम पे पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब E डायरेक्टली इसके पास नहीं जा सकता, अलग डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता अगर वो स्केलर चेन को फॉलो करता है। E जाएगा D को, D बोलेगा C को, C बोलेगा B को, फिर ऐसे घूम के जाएगी इंफॉर्मेशन। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जो D है वो डायरेक्टली I के पास, दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास भी जा सकता है। बट कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो लेवल है वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों लोअर लेवल के हों, या दोनों मिडिल लेवल के हों, या फिर टॉप लेवल के हों। टॉप लेवल में तो सेम ही होते हैं। तो इसको कहते हैं गैंग प्लैंक, कि जब इन्फॉर्मेशन बहुत अर्जेंट है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जल्दी कम्युनिकेट होनी है, तो आप स्केलर चेन को तोड़ सकते हो और दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। बट लेवल सेम होना चाहिए सुपीरियर का, मतलब डिपार्टमेंट का, जो जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो वहाँ पे उसी बंदे से आप बात करोगे जिस लेवल पे आप हो, आप उससे ऊपर वाले लेवल पे नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं बच्चों गैंग प्लैंक। जरूर आने के चांस होते हैं, इस पे पेपर में केस स्टडी बन के आती है।
अब ये हो गए 3 हमारे इंपॉर्टेंट। अब लास्ट हमारा रह गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वाला करते हैं, फिर हमारे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। बच्चों क्या है हमारा लास्ट प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। इसको समझना है ना बच्चों, एक पिक्चर याद करो, गब्बर इज बैक। अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी जिसमें जो आपका गुत्थी बनते थे कि उसमें कपिल शर्मा शो में, वो थे कांस्टेबल के। उसमें क्या केस था कि एक पर्सन सबको मार रहा था। मेन जो पुलिस वाले होते हैं, एएसआई है, जो हाई रैंक के होते हैं, वो टीम करके रिसर्च कर रहे थे कि उसको बंदे को कैसे पकड़ना है, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। फिर जो कांस्टेबल अप्रोच होती है, जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है, मतलब आप लोअर लेवल समझ लो, वो जो पर्सन था वो गब्बर तक पहुँच चुका था। जो मेन जिसको ये सब ढूंढ रहे थे हाई लेवल वाले, वो वहाँ पहुँच गया था। लेकिन जब ये कोई भी सजेशन देने की कोशिश करता था, इनको थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश करता था, तो ये लोग क्या करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे कि तेरे को क्या पता होगा, तू तो कांस्टेबल है एक, हम इतनी बड़ी बड़ी रैंक के लोग हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर ऐसा हो रहा हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी एम्प्लॉय होगा जिसको ऐसे डीमोटिवेट किया जा रहा है, वो कभी भी आपके लिए सही से काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही से काम नहीं करेगा। जो आप उसे काम करोगे ना, उसकी कोई क्रिएटिविटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा ना, आपकी और उसको उस पर्सनली भी कोई उसे फायदा नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए हेनरी फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोला जाता है इनिशिएटिव। इसमें क्या बोला गया कि एक एम्प्लॉइज को आपको एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो खुद स्टेप ले किसी चीज़ के लिए। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमारा वेट ना करें एम्प्लॉइज का कि ऊपर से ऑर्डर आएगा टॉप लेवल से या सुपीरियर से तभी मैं काम करूंगा। छोटी प्रॉब्लम तो कोई भी सोल्व कर सकता है, तो वो खुद भी सोल्व करे। जैसे कई बार बच्चे भी ऐसे करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये नहीं होता, मान लो 1 to 10 आपको टीचर होमवर्क देता है, आप क्या करते हो, 1 आया, 2 आया, 3 नहीं आया, तो इसके आगे करेंगे ही नहीं। और रीज़न क्या देंगे कि 3rd नहीं आया तो हमारा 4th भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर खुद टीचर को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए उन्हें कि ये वो 4th करे, 5th करे, ये नहीं आ रहा तो कुछ और होमवर्क कर ले। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। क्या लिखा है देखो, एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, चाहे वो लोअर लेवल के हो चाहे मिडिल लेवल के एम्प्लॉय हो, शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इनिशिएटिव इन वर्क रिलेटेड मैटर। जो भी काम चल रहा है, कोई जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उनमें अपने एम्प्लॉइज से भी सजेशन लेना चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। फिर अगर आप उनसे सजेशन लोगे ना, फिर अगर मान लो उसी में से किसी एक सजेशन को आपने एज अ प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो वर्कर बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो उसका प्लान है, उसके माइंड में ये रहेगा कि मेरे को इस प्लान को सही प्रूफ करना है कि जो भी मैंने प्लान बनाया था ये सही है। वर्कर शुड बी एनकरेज एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। एक जो वर्कर है उसे एनकरेज किया जाना चाहिए कि आप इनिशिएटिव लो, आप नए नए इनोवेशन करो और हमारे पास आके सजेशंस दो और उसे फिर इम्प्लीमेंट करो, हम आपको पूरी फ्रीडम देते हैं। एक गुड कंपनी, हेनरी फ्यूल ने बोला गुड कंपनी वो है जिसके अंदर एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम है, कि अपने एम्प्लॉयज से भी सजेशन लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एनकरेजिंग इनिशिएटिव मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू वर्क बेटर। अगर आप इनिशिएटिव को बढ़ाते हो, मोटिवेशन मिलती है उससे, एम्प्लॉयज को इनकरेज कर रहे हो कि इनिशिएटिव होगा सबका, तो वर्क जो है वो एम्प्लॉयज है वो आपका अच्छा काम करेगा, बेटर काम करेगा और पूरी मेहनत से काम करेगा। तो ये था बच्चों इनिशिएटिव वाला आपका प्रिंसिपल। कम आता है ये एग्जाम पे, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि जब इसकी केस स्टडी आएगी तो घूम के आती है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में। आपके 14 प्रिंसिपल हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टेलर के, FW टेलर की जो टेक्निक्स और प्रिंसिपल है, वो तो 2 वीडियो में ही हमारी खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन।